गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, ये सब्जेक्ट उतना ही पुराना है जितने ह्यूमन बीइंग्स। ये 20th सेंचुरी में एक अलग ब्रांच की फॉर्म में फेमस हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले ये फिलॉसफी का ही पार्ट था, पर जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च होने लगी तो ये धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। टाइम टू टाइम इसके कंसेप्ट और नेचर में चेंज आते रहे। जैसे सबसे पहले इसे द स्टडी ऑफ सोल कहा गया। स्टडी ऑफ सोल एटिमोलॉजिकली साइकोलॉजी वर्ड का जो ओरिजिन है वो दो वर्ड से हुआ है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी मीन्स सोल और लोगोस का मतलब स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ द सोल। बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसे स्टडी ऑफ द सोल कहा है, जैसे एरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, डेकार्टे हैं। एरिस्टोटल ने यह भी कहा कि मन आत्मा का स्थान है और आत्मा और शरीर को अलग नहीं किया जा सकता। बाद में इसे साइंस ऑफ सोल भी कहा गया। अब किसी भी सब्जेक्ट को साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइंस सिस्टमैटिक स्टडी को यूज करता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताता है, वेरिफिकेशन होती है यानी कि प्रिंसिपल्स या रूल्स को वेरीफाई करता है, तो इसे भी साइंस ऑफ सोल कहा गया। लेकिन जब इसे साइंस ऑफ सोल कहा गया तो इसके कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, क्योंकि इस वजह से कुछ क्वेश्चन थे जो अराइज हुए, जैसे कि हम सोल के ओरिजिन, प्लेस और उसके नेचर को नहीं जानते, क्योंकि इसे हम ना तो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो इस पे विश्वास कैसे करें। दूसरा, ये एक थियोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये धर्म और भगवान से जुड़ा कंसेप्ट है जिसे साइंस द्वारा नहीं माना जा सकता। आत्मा को हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई भी नहीं कर सकते, इसलिए ये कंसेप्ट अनसाइंटिफिक होने की वजह से 16th सेंचुरी में मानने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद मिडिल एज में साइंस ऑफ माइंड का कंसेप्ट आया कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ माइंड है। तो जब मिडिल एज में फिलोसफर ने इसे साइंस ऑफ माइंड कहना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं कि पोम्पनोजी थे। उनके व्यूज के अकॉर्डिंग माइंड मेंटल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है और ये इंटरनल एक्सपीरियंस के बेस पर काम करता है। इसे साइंस ऑफ माइंड कहने की कुछ वजह थी, जैसे कंटिन्यूटी, कि हमारे ब्रेन में थॉट प्रोसेसेस एक के बाद एक चलती रहती हैं। दूसरा था यूनिटी, कि माइंड एक यूनाइटेड डिवाइस की तरह काम करता है। हमारे एक माइंड में इमेजिनेशन भी है, थिंकिंग प्रोसेस भी चल रही है, हम चीज़ों को याद रखने की स्ट्रेंथ भी रखते हैं और हम कंपैरिजन करके लॉजिक भी दे सकते हैं। थर्ड वन इज एक्टिव, हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट इज इमैटेरियल, यहाँ हम ब्रेन की बात नहीं करते जो फ्लैश और मैटर से बना है, हमारी सेंसेस को परसीव नहीं कर सकते लोग, तो वो परसीविंग जो हमारे थॉट्स हैं उसको नहीं जान पाते लोग, उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है प्राइवेट, हमारा माइंड जो है वो प्राइवेटाइजेशन पर होता है। कैसे कि जो मेरी थॉट्स हैं, जो मैं फील कर रही हूँ, वो मेरे अलावा कोई और फील नहीं कर सकता, मेरी सोच को कोई और नहीं जान सकता जब तक मैं किसी को नहीं बताऊं। तो इस कंसेप्ट में भी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई। अब इसके क्रिटिसिज्म में हम बात कर सकते हैं कि माइंड में कंटिन्यूटी और यूनिटी होती है, पर अबनॉर्मल्स और एनिमल्स में कंटिन्यूटी और यूनिटी का कमी पाई जाती है। दूसरा, इसे भी माइंड को या माइंड की प्रोसेसेस को हम एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं समझ सकते, इसीलिए इसे भी अर्थहीन मान लिया गया। तीसरा कंसेप्ट आया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 19th सेंचुरी में साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया। इस समय बुक आई थी विलियम जेम्स की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और विलियम वुंट ने जर्मनी में लेपिज में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो 1879 में इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। इन दोनों ने ही साइकोलॉजी को
साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बताया। पर कॉन्शियसनेस हमारे माइंड का सिर्फ 1/10 पोर्शन होता है। दूसरे सेगमेंट यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियसनेस है जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट भी करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, इसलिए इस कंसेप्ट को भी पहचान नहीं मिल पाई थी। इसके बाद कंसेप्ट आया साइंस ऑफ बिहेवियर। इन सारे कंसेप्ट के बाद साइकोलॉजी में रिसर्चेज होने शुरू हुए और रिसर्चेज की वजह से साइकोलॉजी के कंसेप्ट में चेंजेस भी आने शुरू हुए। इसमें हम बात कर सकते हैं मैकडूगल की, पिल्सबरी हैं, वॉटसन हैं, क्रो एंड क्रो हैं, एनएलमन हैं, स्किनर हैं। इन सब ने साइकोलॉजी को बिहेवियर और एक्सपीरियंस की साइंस कहा, क्योंकि वर्ड बिहेवियर न केवल आउटर बिहेवियर को बट इनर एक्सपीरियंस यानी मेंटल प्रोसेसेस को भी कवर करता है। इसमें 3 तरीके के बिहेवियर आते हैं। पहला है कॉग्निटिव बिहेवियर, ये नोइंग और थिंकिंग को डोमिनेट करता है। इसमें हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो हम इसमें बता सकते हैं। दूसरा अफेक्टिव बिहेवियर होता है हमारा, इसमें फीलिंग्स की डोमिनेंसी होती है। इसमें इमोशनल एक्सपीरियंस जैसे लव है, एंगर, फियर, जेलस, ये सब हम इसके बारे में बता सकते हैं। तीसरा हमारा है कॉग्निटिव बिहेवियर, इसमें मोटर एक्टिविटी की डोमिनेंस को शो किया जाता है। इसमें हम साइकिलिंग, रनिंग, प्लेइंग एटसेट्रा ये सब हम इसमें डाल सकते हैं। इसमें साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर की मैं 2-3 डेफिनेशंस हैं वो भी देने जा रही हूँ। जैसे वॉटसन ने कहा साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। स्किनर कहते हैं साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। मन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। और क्रो एंड क्रो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जब बहुत सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी तो उसका एक एनालिसिस निकल के आया इन डेफिनेशन से। तो वो क्या एनालिसिस है कि साइकोलॉजी अपने आप में एक साइंस है और ये एक पॉजिटिव साइंस है, या हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है और ये स्टडी करता है कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को, इंटेलिजेंस एज वेल एज साइको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल। उसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल के बिहेवियर की स्टडी भी करता है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, आपको अगर समझ में आया हो तो इसके व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा।